अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी डकैती किसी बंदूक या तलवार की नोक पर नहीं बल्कि एक कागज के टुकड़े और एक व्यापारी की मुस्कान के पीछे हुई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? 1608 गुजरात का सूरत बंदरगाह। भारत उस समय दुनिया का सबसे अमीर देश था, एक सच्ची सोने की चिड़िया। और उसी सोने की चमक देखकर 7 समंदर पार से कुछ भूखे व्यापारी एक टूटे फूटे जहाज में भारत पहुँचे। उनका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो मांगने आए थे व्यापार की भीख, लेकिन उन्होंने हमारे ही घर में हमें नौकर बना दिया। उन्होंने भारत को कैसे लूटा, कैसे राजाओं के दिमाग से खेलकर उन्हें आपस में लड़वाया, और कैसे एक आम हिंदुस्तानी जो कल तक अपने खेतों का मालिक था, वो दाने दाने को मोहताज हो गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसान की लालच और हमारे अपनों के धोखे की वो खौफनाक कहानी है जो हर हिंदुस्तानी के खून में आज भी दर्द बनकर बहती है। अंग्रेज जानते थे कि वो मुगलों या मराठों को युद्ध में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। इंसान के अहंकार, ईगो और लालच को सहलाओ। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। वो कोई सेना लेकर नहीं आया, बल्कि वो लाया यूरोप की दुर्लभ वाइन, खूबसूरत घड़ियां और बेशकीमती तोहफे। अंग्रेजों ने खुद को बहुत कमजोर और लाचार दिखाया। उन्होंने कहा, हुजूर, हम तो सिर्फ छोटे व्यापारी हैं, हमें बस एक फैक्ट्री लगाने की जगह दे दीजिए। जहांगीर को लगा कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज उसका क्या बिगाड़ लेंगे, और यही भारत की सबसे बड़ी भूल थी। वो ये नहीं देख पाए कि वो मुस्कान एक व्यापारी की नहीं, एक परजीवी पैरासाइट की थी जो भारत की नसों में घुसने वाला था। सोचिए उस बुनकर वीवर के बारे में जो बंगाल के किसी गांव में अपनी मलमल की साड़ी बुन रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली के दरबार में हुए एक छोटे से समझौते ने उसके आने वाले बच्चों की किस्मत में सिर्फ भूख और कोड़े लिख दिए हैं। 150 सालों तक अंग्रेज चुपचाप व्यापार करते रहे और अंदर ही अंदर भारत को खोखला करते रहे। उन्होंने देखा कि भारत कोई एक देश नहीं है, ये छोटे छोटे राजवाड़ों का एक समूह है जहां हर राजा दूसरे राजा से जलता है। अंग्रेजों ने इसी जलन को अपना हथियार बनाया। साल 1757 प्लासी का युद्ध। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी सेना में 50,000 सैनिक थे, सामने रॉबर्ट क्लाइव के सिर्फ 3,000 अंग्रेज सैनिक। आप सोचेंगे कि नवाब आसानी से जीत गया होगा, नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ा था। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने का लालच दिया। युद्ध के दिन 50,000 सैनिकों ने हथियार ही नहीं उठाए। बिना एक भी गोली चले बंगाल अंग्रेजों का गुलाम हो गया। भारत को अंग्रेजों ने नहीं हराया, भारत को मीर जाफर के लालच ने हराया था। एक इंसान के गद्दारी ने करोड़ों लोगों की आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। प्लासी के बाद शुरू हुआ लूट का वो नंगा नाच जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बंगाल जो कभी पूरे भारत का पेट भरता था, वहाँ अंग्रेजों ने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि किसानों के पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं बचा। अगर बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो भी टैक्स देना होगा, चाहे घर के बर्तन बेचने पड़े या अपने बच्चे। 1770 का वो मनहूस साल बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इतिहास कहता है 1 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन 1 करोड़ सिर्फ एक नंबर है। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक पिता को जो 2 दिन से भूखा है और अपने बच्चे को मिट्टी खाते हुए देख रहा है। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे, नदियां लाशों से अटी पड़ी थीं, कुत्ते और गिद्ध इंसानों का मांस खा रहे थे। और जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या थी? उसी साल, उसी अकाल के साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा, प्रॉफिट पिछले सालों से ज्यादा था, क्योंकि जब लोग भूखे मर रहे थे तब भी गोरे साहब कोड़े मार मार कर किसानों से टैक्स वसूल रहे थे। उस पिता के आंसुओं की कीमत लंदन के बाजारों में शेयर की तरह बिक रही थी। भारत की मलमल मसलिन पूरी दुनिया में मशहूर थी। वो इतनी महीन होती थी कि एक पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के अंदर से निकल जाती थी। लेकिन इंग्लैंड की मशीनों में बने कपड़ों को भारत में बेचने के लिए अंग्रेजों ने हमारे ही बाजारों को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिया और इंग्लैंड के कपड़ों को टैक्स फ्री कर दिया। जो बुनकर कल तक अपनी कला के लिए दुनिया भर में पूजे जाते थे, उन्हें मजबूर किया गया कि वो कम दाम में अपना सामान अंग्रेजों को बेचें। और जब उन्होंने मना किया तो इतिहास के कुछ पन्ने कहते हैं कि उनके अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वो कभी वो खूबसूरत मलमल दोबारा न बुन सकें। एक पूरी पीढ़ी की कला, उनका रोजगार, उनका वजूद, सब कुछ मशीन के शोर और
गोरे साहब की लालच तले कुचल दिया गया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो राजा थे। लॉर्ड डलहौजी जैसे वायसराय आए जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति लागू की, जिसका मतलब था अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी कानून ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से उनका राज्य छीना था। लेकिन अंग्रेजों का सबसे खौफनाक हथियार कोई तोप नहीं थी, वो थी उनकी सोच, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। उन्होंने देखा कि ये देश धर्म और जाति में बहुत आसानी से बंट सकता है। उन्होंने हिंदुओं को बताया कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं और मुसलमानों को बताया कि हिंदू तुम्हारा हक छीन लेंगे। उन्होंने हमारे ही स्कूल बदले, हमारी शिक्षा बदली। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन सोच से गुलाम अंग्रेज पैदा करे। वो हमें यकीन दिलाना चाहते थे कि हमारा इतिहास गंदा है और हम अनपढ़ जंगली हैं जिन्हें गोरे लोग सभ्य बनाने आए हैं। और बदकिस्मती से कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन इंसानी सब्र की एक सीमा होती है। जब आप किसी को दीवार के कोने में धकेल देते हैं तो वो शेर बनकर पलटता है। 100 साल का वो दबा हुआ दर्द, किसानों का वो सूखा हुआ खून और राजाओं का वो छिना हुआ सम्मान एक साथ ज्वालामुखी बनकर फटा। साल था 1857। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई। ये बगावत सिर्फ कारतूस में लगी सुअर या गाय की चर्बी के लिए नहीं थी, ये बगावत थी उस खोए हुए स्वाभिमान के लिए। मंगल पांडे की वो एक गोली पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर जगह आम इंसान सड़कों पर उतर आया। इस बार हिंदू और मुसलमान अलग नहीं थे, वो कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का खून बहा रहे थे। लेकिन हमारे पास जज्बा था, संसाधन नहीं। अंग्रेजों ने इस क्रांति को जिस बेरहमी से कुचला, उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। गांव के गांव जला दिए गए। जो भी हिंदुस्तानी सामने आया उसे पेड़ों से लटकाकर फांसी दे दी गई। तोपों के मुंह पर बांधकर इंसानों के चीथड़े उड़ा दिए गए। 1857 की क्रांति हार गई। लेकिन उस दिन अंग्रेजों को समझ आ गया था कि ये देश अब हमेशा गुलाम नहीं रहेगा। 200 साल अंग्रेजों ने भारत से आज की कीमत के हिसाब से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के 25% से घटाकर मात्र 3% पर लाकर छोड़ दिया। जब वो 1947 में गए तो उन्होंने एक ऐसा देश छोड़ा जो भूखा था, अनपढ़ था और बंटवारे की आग में जल रहा था। उन्होंने सोचा था ये देश अपने ही बोझ तले दबकर मर जाएगा। लेकिन वो हिंदुस्तानी मिट्टी की ताकत नहीं जानते थे। वो उस पिता का दर्द, उस बुनकर की कला और मंगल पांडे का हौसला नहीं जानते थे। आज वही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज वही भारत चांद के उस हिस्से पर पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंच सका। इतिहास को